आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 10 में अगला जो टॉपिक है स्टील है, स्टेनलेस स्टील, आज हम उस पर डिस्कशन करते हैं। बुनियादी बात जो इसमें समझने की वो ये कि जो स्टील आजकल जिस स्टील को हम यूज़ करते हैं ये एक साथ नहीं बना था। इंसान इसको बनाने में सदियां गुजरी हैं और मुख्तलिफ़ मराहिल से इंसान गुज़रा है और आजकल मटीरियल स्टील डेवलपमेंट में वो जिधर खड़ा है तो इसके पीछे बहुत सारे अवामिल हैं और काफ़ी सारी इसकी हिस्ट्री है। तो थोड़ा सा हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। देखिए, इंसान की हमेशा ये कोशिश रही है कि वो एक स्ट्रॉन्ग मटीरियल बनाए, एक मज़बूत मटीरियल बनाए। और अगर आप पीरियोडिक टेबल पे जाएं तो तकरीबन 80 के आसपास जो है वो मुख्तलिफ मेटल्स पाए जाते हैं। तो अर्थ क्रस्ट में मेटल बहुत ज़्यादा थे लेकिन इंसान उनको प्रोसेस नहीं कर पाता था। इसलिए अगर आप इब्तदाई इंसान के वो देख लें तो वो हंटिंग या वॉर्स के लिए स्टोन के इक्विपमेंट, स्टोन के चाकू, छुरियाँ और ये मुख्तलिफ़ किस्म की सिकल वगैरह इस्तेमाल करता था। तो स्टोन एज मैन वाज नॉट एबल टू प्रोसेस द मेटल एट द अर्लीस्ट, इसलिए वो ज़माना जो है, इब्तदाई ज़माना जो है वो स्टोन का कहलाता है। लेकिन स्टोन आपको पता है ब्रिटल है और उसी कोई फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट बनाना काफ़ी मुश्किल काम है। तो इस वजह से स्टोन एज को फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रोन एज आया। उसके बाद ब्रोन एज में ये है कि ब्रोन जो है इट इज़ एन एलाई ऑफ कॉपर एंड टिन। ये बड़ा सॉफ्ट होता है और इसकी कोरोजन भी होती है। लेकिन बहरहाल ये फिर जो है स्टोन एज के बाद इंसान जो है वो ब्रोन एज में दाखिल हो गया और ब्रॉन्ज़ की तलवारें, ब्रॉन्ज़ के चाकू, ब्रॉन्ज़ की छुरियाँ और सिक्के वगैरह ये जो है ब्रॉन्ज़ की अभी भी मौजूद है। हिस्ट्री में किसी वक्त में ये ही होते थे। और उसके बाद जो है इंसान आयरन एज में दाखिल हो गया। आयरन की जो बुनियादी वो थी सोर्सेस थी इंसान के पास, एक तो जो मेटेराइट्स जो साकिब गिरते हैं उनमें आयरन की मिकदार ज़्यादा थी, एक तो ये था। और एक जो कि अर्थ क्रस्ट को भी इंसान ने थोड़ा सा अर्थ क्रस्ट से ओर उठाना, और जो मेटल ज़मीन में नेचुरल फॉर्म में पड़े होते हैं उनको हम ओर्स कहते हैं, ओर थे, वो उन ओरों को प्रोसेस करता था, उनको गर्म करता था और उससे जो है उसको एक ख़ाम किस्म का लोहा या आयरन मिल जाती थी। लेकिन ये ख़ाम लोहा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता था, ब्रिटल बहुत था लेकिन बहुत मजबूत होता था। तो इसकी जो वो है कि चूँकि ये लोहा कुछ सॉफ्ट भी होता था, अगर मेटेराइट वगैरह से आता था जिसमें कार्बन कम और सॉफ्ट, उसमें प्योर आयरन ज़्यादा होती थी, तो ऐसा लोहा जो है वो नरम होता था। लेकिन जो ये अर्थ क्रस्ट से स्मेल्टिंग के ज़रिए बनाते थे जिसमें कार्बन बहुत ज़्यादा होती थी, वो लोहा बड़ा सख्त होता था। तो ये इतना ज़्यादा लेवल में इंसान के पास लोहा कम था। तो एक ज़माना ऐसा था कि लोहा जो था इट वाज अ प्रेशियस मेटल। अब तो लोहा हम प्रेशियस मेटल नहीं कंसिडर करते, लेकिन किसी ज़माने में जब लोहा बहुत कम था तो इट वाज रिगार्डेड एज अ प्रेशियस मेटल। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, मैंने कहा कि इंसान को जो है या तो हंटिंग ने या वार ने ड्राइव किया है कि वो एवोल्यूशन में लोहे को एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरे और फर्दर जो है मटीरियल बनाए। तो अगर आप देखें कि अगर एक आर्मी है जिसके पास ब्रोंज़ के बना हुआ तलवार या उसके पास नेज़े या कुछ ऐसा है कि जो ब्रोंज़ का बना है और उसकी लड़ाई एक ऐसे आर्मी से हो रही है कि जिसके पास आयरन है, अब ज़ाहिर है आयरन की तलवारें जो हैं दे आर मोर स्ट्रॉन्ग दैन ब्रोंज़, तो वो तो ब्रोंज़ की आर्मी को काट के रख देगी। तो ये है कि इंसान हमेशा इस क्वेस्ट में रहा कि उसके पास मजबूत से मजबूत औजार हों लड़ने के लिए। तो ये एक तरीका बना एलॉइंग का और मटेरियल डेवलपमेंट का। उसके बाद अगर देखें तो आयरन एज में आने के बाद आयरन जो था, एक तो उसकी मिकदार कम थी, कमर्शियल लेवल पे अवेलेबल नहीं था, और दूसरी उसमें वो जो कार्बन कंटेंट है वो भी उसको रेगुलेट नहीं कर पाया था। उसके बाद जो है तीसरा जो स्टेज है जिसको मैंने सी का दिया, अगर ये स्टोन एज है, ये ब्रॉन्ज एज है, आप इस तरफ आएँ तो ये जो है अब आयरन एज के बाद इंसान जो है ये स्टील के दौर में दाखिल हुआ है। इसको मैं डी कहता हूँ कि इंसान को ये पता चल गया था कि आयरन में अगर आप कार्बन की मिकदार को रेगुलेट कर दें तो आपके पास एक एलॉय बन जाएगी। उस एलॉय को हम स्टील कहते हैं कि जिसमें कार्बन आप डालते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ हार्डनेस, फॉर द पर्पज़ ऑफ स्ट्रेंथ, आप उसमें वो डालते हैं, कार्बन डालते हैं। लेकिन जो इन्होंने स्टील बनाया और स्टील में कार्बन जो थी वो इतनी रेगुलेटेड नहीं थी, कार्बन की फिर भी बहुत ज़्यादा मिकदार होती थी, उसमें उसकी सख्ती बहुत बढ़ गई थी, ब्रिटलनेस उसका उसी तरह था।
और जो है इसका बड़ा डिसएडवांटेज जो था वो उसका कोरोजन रेजिस्टेंस। प्योर आयरन जो होता है वो तो नरम होता है, अगर हम उसमें कार्बन डाल दें तो आयरन सख्त तो हो जाएगा, लेकिन इसकी जो दूसरी डिसएडवांटेज है, बाय द इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन विल लीड टू द हार्डनेस ऑफ द एलॉय। लेकिन इंक्रीज कार्बन जो है वो उसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये ब्रिटल भी हो जाएगा, फिर आप इसे कोई अच्छा काम नहीं ले पाएंगे, वो टूट जाएगा। तो दूसरी जो उसकी ये कि आयरन जितनी भी मेटल्स हैं बशमूल आयरन जो है वो ऑक्सीजन को लव करता है, तो जहाँ भी इस एलॉय में मौजूद आयरन को ऑक्सीजन मिलती तो उसकी फिर से रस्टिंग हो जाती, जिसको हम कहते हैं कि इसकी जो है ये इस पे स्टेन्स पड़ जाते हैं। लिहाजा अगर आप एक रॉड लें और इस पे मौजूद आयरन जो है ये एयर के ऑक्सीजन के साथ मिलके जब आयरन ऑक्साइड बनाएगा तो ये इसको हम कहते हैं जंग। उर्दू में हम इसको जंग आलूद या जंग कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको रस्ट कहते हैं। ये रस्ट अगर आप देखें तो ये आपको सरफेस पे डॉट्स की तरह या एक पैचेस की तरह नज़र आएगा, तो आप लगेंगे कि आपको लगेगा कि इस पे स्टेन्स बन गए हैं। तो जो स्टील था इसकी बड़ी डिसएडवांटेज थी, इट हैड नो रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी रस्टिंग। तो दूसरा फिर इसकी हार्डनेस जो थी वो भी इतनी ज़्यादा थी, तो अगर हम इसको समझें कि इसकी हार्डनेस को हम कम करें और इसकी कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाएं तो थोड़ा सा और तारीख आगे सफ़र करता है। देखिए ये जो स्टील है, अगर आप इससे एक तोप बनाएं जो ज़माने में बनाई जाती थी, अब ये तोप जो है ये एक तोप आपने देखी हुई कैनन, अभी भी ये किलों वगैरह के सामने पुराने ज़माने के जो तोपे जो ज़माने में यूज़ होते थे और आज उससे काफ़ी एडवांस तोपे हैं, तो वो आपको अभी भी कई मिलिट्री गेट्स वगैरह पे नज़र आते हैं। तो उनमें तरीका ये होता था कि ये जो कैनन बॉल्स होते हैं ये इस तोप के अंदर रखते थे और इसके नीचे जो है ये एक्सप्लोजिव इसको धमाका करते थे और धमाके के साथ ये कैनन बॉल जो था वो एक प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी बनाता हुआ दुश्मन के इलाके में जाता था, तो इसको हम रेंज कहते हैं। तो अगर आपको लेट से आपका एनिमी जो है वो काफ़ी दूर है, तो जो अवेलेबल आपके पास तोप है वो उस तक नहीं पहुंचता, एनिमी की टारगेट्स आगे हैं और आपका तोप जो है वो कम फासला तय करता है, तो उस सूरत में आप इस तोप की रेंज को बढ़ाएंगे। तो तोप की रेंज को आप ऐसे बढ़ाएंगे कि आपने यहाँ पे जो एक्सप्लोजिव जो है आप इसकी मिकदार को ज़्यादा कर दें। जब आप कैनन बॉल तो वही है, आप यहाँ पे एक्सप्लोजिव मज़ीद बढ़ाएं तो जब अब ये कैनन बॉल यहाँ से निकलेगा तो इसका रेंज काफ़ी ज़्यादा होगा, ये काफ़ी दूर जाएगा। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि एक्सप्लोजिव जब ज़्यादा आप फटेगा, जब ज़बरदार ज़ोरदार धमाका होगा, तो हम जानते हैं कि स्टील जो है ये हार्ड है पर ब्रिटल है, तो ये स्टील जो है फिर ये टूट जाता और ये मुमकिन ना होता कि आप जस्ट एक्सप्लोजिव की मिकदार बढ़ाने से आप रेंज बढ़ा दें। रेंज तो बढ़ तो सकता है, लेकिन ये जो तोप की जो बाकी असेंबली है, तोप जिस मटेरियल का बना है, जिस एलॉय का बना है, वो फिर टूट जाता। तो उनका जो तरीका था कि इसकी तोप के मटेरियल में, तोप एलॉय में मौजूद कार्बन जो है, ये कार्बन अगर ज़्यादा हो तो इससे तोप जो है ये ब्रिटल होगी और ये ज़्यादा फोर्सफुल एक्सप्लोजन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो सोच ये पैदा हुई कि क्यों ना हम इस एलॉय में, इस स्टील में हम इस कार्बन को कम कर दें। वहाँ पर उस ज़माने में जो तरीके होते थे उनके मुताबिक इसमें कार्बन को कम करना बड़ा मुश्किल था। तो एक ब्रिटिश इंजीनियर था बेसिमर, जिसको मेटलर्जी वगैरह के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन उसको ये पता था कि हार्डनेस, स्टील की हार्डनेस की बुनियादी वजह जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्बन का होना है। तो उसने सोचा कि क्यों ना अगर हम एक मोल्टन एलॉय में से कार्बन कम कर दें, यानी कार्बन को हम रिड्यूस कर दें, कार्बन उसमें कम हो जाए, तो फिर जो है जो स्टील बनेगा वो काफ़ी जो है वो मजबूत भी होगा और उसमें कार्बन भी कम होगा, तो उसकी ब्रिटलनेस भी कम होगी। तो उसने ये तरीका निकाला कि क्यों ना हम जब ये एलॉय जो है एक फर्नेस में मेल्ट हो रही हो, उस दौरान नीचे से उसको आप आग लगा रहे हैं ताकि ये मोल्टन स्टेट में एलॉय चला जाए, और उसी वक्त आप उस पर गर्म हवा की एक ज़बरदस्त फुहार या समझें या उस पर हवा आप डायरेक्ट कर दें,
तो हवा साथ में ज़ाहिर ऑक्सीजन लाएगी, यहाँ गर्मी भी है बहुत ज़्यादा, तो इस एलॉय में मौजूद कार्बन जो है ये इस ऑक्सीजन के साथ मिल के कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। एज ए रिज़ल्ट आपके पास इस एलॉय में कार्बन की मिकदार कम हो जाएगी। अब अगर आप टेम्परेचर को कंट्रोल करें और इस हवा की ऑक्सीजन को कंट्रोल करें तो आप किसी भी तरीके का कंपोजिशन का स्टील के जिसमें कार्बन बड़ा रेगुलेट हो तो आप वो कार्बन वाला स्टील बना सकते हैं बाय दिस मेथड। इसको हम कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस। इस पे हवा गर्म हवा आती थी जो एलॉय सरफेस पे लगती थी मोल्टन एलॉय के, तो इस वजह से हवा का तेज़ी से जाके स्ट्राइक करना जो है वो ब्लास्टिंग कहलाता है। तो ये जो है ब्लास्ट फर्नेस का जो कॉन्सेप्ट था ये बेसीमर ने दिया था। अब अगर आप देखें कि हमारे पास स्टील में कार्बन को रेगुलेट करना, कार्बन की मिकदार को कम करना या ज़्यादा करना इस प्रोसेस के ज़रिए हमने मुमकिन बना दी है। तो ब्रिटलनेस जो है जो ज़्यादा कार्बन की वजह से एलॉय में होता था, अब ब्रिटलनेस तो उसकी कम हो गई है, लेकिन कोरोजन रेजिस्टेंस जो है उसका फ़िलहाल कुछ नहीं हुआ है। बाय हाउ टू रिड्यूस द कोरोजन, हाउ टू इंक्रीज द कोरोजन रेजिस्टेंस, किस तरह हम इसको कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, इसको हम अपने अगले लेक्चर में हम लेंगे। और यहाँ से फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा स्टेनलेस स्टील का। तो अब तक जो हमने आपको समझाया है वो स्टील की थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको दी है, और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिर स्टेनलेस स्टील पे आएंगे। तो कि जो डेंटिस्ट्री में हम ज़्यादातर स्टील यूज़ करते हैं वो है स्टेनलेस स्टील। चूँकि मुंह का एनवायरनमेंट बड़ा हार्श है तो उसमें अगर हम प्लेन स्टील को हम लगाएंगे तो उसकी जो है वो कोरोजन बहुत ज़्यादा होगी, डिग्रेडेशन उसकी होगी। सो अक्सर जो हम डेंटिस्ट्री में स्टील यूज़ करते हैं वो जो है वो स्टेनलेस स्टील होगा। सो जो कि हमारा टॉपिक होगा अगले लेक्चर का। थैंक यू। Students, please have a good day.